नमस्कार साथियों, एक बार से फिर मैं आपका अपना पवन सिंह तक्षशिला 2020 लाइव क्लासेस के अंदर आपका स्वागत करता हूं। हमारी पिछली जो वीडियो रही उसके अंदर आज सभी साथियों ने ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। उसी कड़ी में आज हम क्या है दूसरे लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं। आज से हम क्या है, जैसा मैंने आपसे वादा किया था कि आज से हम भारत में आने वाली विदेशी कंपनियों को सीक्वेंस में पढ़ने का काम करेंगे और लगभग पुर्तगालियों से एक क्वेश्चन देखने को हमें मिल जाता है। तो इस नजर से देखा जाए तो आज का हमारा कंटेंट बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला। आज हम देखेंगे कि पुर्तगाली भारत क्यों आ रहे हैं। सबसे पहली कड़ी में हम क्यों देखेंगे, इनका आगमन देखेंगे, इन भारत में क्यों आए, किस तरह से ये भारत में आए। दूसरा हम देखेंगे इनके कार्य क्या रहे और तीसरा देखेंगे इनका पतन कैसे हो गया। ठीक है ना, इन्हें भारत में हार क्यों मिली, ये कामयाब क्यों नहीं रहे। इन बेसिकली इन तीन चीजों पे हम नजर डालेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इनके जो 3 वायसराय रहे, इन वायसराय ने भारत में आके क्या काम किया, ठीक है ना, इनकी नीति क्या रही और उस समय भारत की स्थिति क्या थी, भारत की स्थिति क्या थी। इन्हीं बेसिकली मुद्दों के ऊपर आज हम क्या है चर्चा करने का काम करेंगे। तो चलिए साथियों, जल्दी जल्दी शेयर करना शुरू करिए, लाइक कमेंट स्टार्ट कर दीजिए और मैं अपने कंटेंट को आज शुरू करता हूं। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप साथियों का प्यार मिलेगा हमारे अगले लेक्चर उतने ही जल्द आपको मिलेंगे। ओके, तो चलिए बिना किसी देर के आप अपने काम को स्टार्ट करिए, मैं अपने काम को स्टार्ट करता हूं और सीखना शुरू करते हैं भारत में पुर्तगालियों। देखिए साथियों, जैसा कि हमें पता है कि इनका आगमन हुआ क्यों, पुर्तगाली भारत क्यों आए। पहले इस क्यों का जवाब जानते हैं, कब, क्यों और कहां, ये चीजें जरूर पता होनी चाहिए जब हम इतिहास पढ़ रहे हैं। यानी कब ये घटनाएं घट रही है, क्यों घट रही है और कहां पर घट रही है, इन चीजों को जानना बड़ा जरूरी है। जैसा कि हमने बुनियादी लास्ट लेक्चर के अंदर भी बात किया था, जिसके अंदर हम इतिहास की बुनियाद को समझने का काम कर रहे थे। ठीक है ना, फिर भी एक बार फिर हम रिपीट कर देते हैं कि पुर्तगाली भारत क्यों आ रहे थे, कारण क्या है पुर्तगालियों के भारत आने का। ये चाहते थे भारत के साथ व्यापार करना। किन चीजों का व्यापार मुख्य रूप से चाहते थे, ये चाहते थे सूती वस्त्रों का, और दूसरा किस चीज का व्यापार चाहते थे, मसालों का व्यापार भारत के साथ करना चाहते थे। ठीक है ना, हालांकि इनका व्यापार भारत के साथ पहले होता रहा है अगर मैं पुर्तगालियों की बात करूं तो, परंतु हुआ क्या कि जब 16वीं शताब्दी आती है उससे पहले क्या होता है कि जो अफगान का क्षेत्र है, जो अफगान वाला क्षेत्र है, ये क्या है पूरी तरह से अफगानों और तुर्कों के नियंत्रण में आ जाता है। देखिए, अगर मैं बात करूं तो ये मैं अपने भारत को मान लेता हूं, ठीक है ना। इधर वाली साइड क्या रहने वाला है, यूरोप रहने वाला है, और नीचे वाली साइड यहां क्या रहने वाला है, अफ्रीका रहने वाला है। ठीक है ना, इन 3 चीजों को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। व्यापार कैसे होता था, व्यापार होता था यूरोप का स्थल मार्ग से। किससे, स्थल मार्ग से क्या हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। और यूरोप के अंदर क्या है, सूती वस्त्र और मसालों की जो मांग थी, उस मांग को इन्हीं स्थलीय मार्गों से पूरा करते रहे थे। परंतु हुआ क्या था, यहां पे अफगानों का राज होने के कारण जो व्यापारी आया करते थे, उन व्यापारियों के साथ क्या होती थी, लूटपाट हुआ करती थी। क्या होती थी, लूटपाट हुआ करते थे, जिस वजह से यूरोपीय व्यापार क्या है लगातार घाटे में जा रहा था। और दूसरी क्या हो रही थी, यहां पे जो कीमत होती थी चीजों की, वो क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। इसलिए यूरोप के अंदर, पूरे के अंदर ये कमी महसूस की गई कि क्यों न भारत के लिए नया रास्ता खोजा जाए। और वो नया रास्ता कहां से होना चाहिए, देखिए यहां सारे में समुद्र लगता है, यहां क्या है, समुद्र है, तो वो क्या है, इसी समुद्री मार्ग को चाहते हैं।
इसीलिए इन्होंने क्या काम कर दिया, यूरोप के अंदर एक पॉलिसी निकाल दी कि आप जल्दी सी भारत के लिए किसी नए रास्ते की खोज करिए, ठीक है ना। तब तक खोज करवाता हूं, आप शेयर करिए जल्दी जल्दी, ठीक है ना। चलिए, तो इसी एवज में क्या हुआ, यूरोप से एक व्यक्ति निकलता है जिसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। क्या था, वास्को डी गामा जिस व्यक्ति का नाम था। अब ये वास्को डी गामा जो था ये एक अच्छा नाविक था। अच्छा नाविक का मतलब समुद्र के बारे में अच्छी जानकारी रखता था, और इसने थोड़ा बहुत भारतीय लोगों के बारे में सुन रखा था। सुना हुआ क्या था कि यहां के लोग थोड़े से सांवले रंग के होते हैं, अंग्रेजों की तुलना में अपना रंग सांवला रहने वाला है। थोड़े से ये लोग क्या होते हैं, सांवले होते हैं, ठीक है ना। काले इनके बाल होते हैं, आए हुए मेहमानों का बड़ा स्वागत करते हैं। कुछ बुनियादी जानकारियां इकट्ठी की और यूरोप से कहां चल दिया, अफ्रीका की तरफ। कहां चल दिया था, अफ्रीका क्षेत्र की ओर चल दिया था। अब अफ्रीका में एक यहां पे शहर है जिसको क्या बोलते हैं, होप ऑफ गुड्स, ठीक है ना। कौन सा था, होप ऑफ गुड्स। वास्को डी गामा कहां पहुंचता है, होप ऑफ गुड्स में पहुंचता है, अफ्रीका पहुंचता है। और यहां पहुंचने के बाद इसको मिलता है एक व्यापारी। क्या मिलता है, एक व्यापारी। यह व्यापारी होता है भारतीय, गुजरात का। ये क्या काम करता है, वास्को डी गामा को आगे का रास्ता दिखाने का काम करता है। और वास्को डी गामा अपने जहाज और अपने नाविकों को लेके कहां चल देता है, भारत की तरफ चल देता है और पहुंच जाता है कहां पे, कालीकट। कहां पहुंचेगा, कालीकट पहुंचता है। अब कालीकट जाके वो ये देखता है कि जिस तरह की निशानी उसको बताई गई थी कि भारतीय लोग कैसे होंगे, उसने हूबहू वैसे लोगों को यहां पे पाया। तो इससे अनुमान इसको ये हो गया, विश्वास हो गया कि मैं वास्तव में भारत पहुंचा हूं। तो डेट क्या थी उस वक्त, 17 मई 1498। कब पहुंचा था, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा कहां पहुंच गया था, भारत पहुंच गया था, ठीक है ना। अब कई बार एग्जाम में आता है कि वास्को डी गामा भारत कब आया, कहते हैं जी जाडे में आया था। जाडे में क्यों भाई, कह जी कोट पैंट पहना हुआ था, क्योंकि भारत में कोट पैंट कब पहनते हैं, ज्यादातर जब सर्दी का सीजन होता है, ठीक है ना। आज की बात नहीं कर रहा मैं, 1498 की बात कर रहा हूं। आज तो हर मौसम में हर पोशाक भारत में पहनी जाती है, ठीक है ना। तो उस वक्त कब पहनते थे, जब सर्दी का सीजन आता था। तो वास्को डी गामा को देखा है तो उन्होंने किस ड्रेस में देखा है, कोट पैंट में देखा है। बिजी ये तो जाडे में भारत आया था, भाई जाडे में नहीं आया था, बिल्कुल मई का महीना था, ठीक है ना, 17 मई 1498। देखिए कारण भी देख लेते हैं क्या है। कारण क्या है कि यूरोपीय जो कंट्री है ये ठंडी है, यहां का तापमान क्या रहता है, कम रहता है। तो वास्को डी गामा तो अपनी उसी हिसाब से तैयारी करके चला था। इसको ये नहीं पता था यहां जाएगा तो टेम्परेचर 45 डिग्री तक मिलने वाला है, इसको इस बात का अनुमान नहीं था। तो ये जैसे ही भारत पहुंचा यहां तापमान था, ठीक है ना। इसको बताया भी गया था हालांकि कि यहाँ पे तापमान थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जिस वजह से यहाँ के लोग क्या होते हैं, थोड़े से काले होते हैं। तो वास्को डी गामा पहुंच गया। अब यहां पे एक हिंदू राजा, कौन है, एक हिंदू राजा, नाम क्या है उसका, जमोरिन। क्या है, जमोरिन। ये जमोरिन क्या करता है, इनका पहुंचने पे स्वागत करता है, क्योंकि इनको पता चलता है जमोरिन को कि कोई विदेशी व्यापारी भारत आ रहा, क्योंकि लगातार लूटपाट की जब ऊपर घटनाएं घट रही थी, उस वजह से लगातार व्यापार क्या होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। और जब वास्को डी गामा के रूप में एक नई उम्मीद की किरण नजर आई, तो इस उम्मीद में क्या हुआ, राजा जमोरिन ने उनका क्या किया था, स्वागत किया था कि आइए आप हमारे क्षेत्रों में क्या करिए, व्यापार करिए। क्योंकि केरल का जो क्षेत्र है यहां पे मसाले बहुत होते हैं, यहां क्या है, मसाले बहुत ज्यादा होते हैं। और यूरोप में मांग किस चीज की थी, वास्तव में मांग किस चीज की थी, मसालों की मांग थी, और दूसरी किस चीज की थी, सूती वस्त्रों की मांग थी।
ये दोनों मांग भारत के इस हिस्से से आसानी से पूर्ण हो सकती थी। इसके अलावा अगर बात करूं मैं, तो देखिए साथियों, ये क्या है, समुद्री जहाज से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? समुद्री जहाजों से। समुद्री बेड़ा इनके पास है। अब समुद्री जहाज को रुकने के लिए क्या चाहिए? उनको चाहिए बंदरगाह। तो ये कालीकट का और ये जो क्षेत्र है, ये कौन सा है? बंदरगाह वाला क्षेत्र है। तो इनको यहां पे अपनी जहाजें रोकने की भी क्या मिल गई? उचित व्यवस्था मिल गई। और जिस सामान का ये व्यापार चाहते थे, क्योंकि अगर सूती वस्त्र और मसाले लेके जाने तो लेके किस में जाएंगे? जहाजों में लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो एक इन जहाजों तक सामान यहां पे पहुंचाना भी बड़ा आसान था। इनको बंदरगाह भी मिल गया था, ठीक है ना। इस वजह से इन्होंने क्या है, कालीकट वाला क्षेत्र पुर्तगालियों को बड़ा रासा है। अब भारत में रुकने के बाद वास्को डी गामा ने लगभग 3 महीने तक क्या किया? यहां पे वास किया। 3 महीने तक भारत में रहा। भारतीय स्थितियों को अच्छी तरह से समझा कि यहां के लोग चाहते क्या हैं, उनकी सोच कैसी है। क्योंकि आगे ये बड़ा व्यापार चाहते थे। इनका टारगेट अकेला अपना व्यापार करना या भारत में 3 महीने घूमना नहीं था। रणनीति तो ये काफी बड़ी अपने पीछे लेके बैठे, ठीक है ना। तो 3 महीने भारत में रुका और यहां से क्या काम किया? सूते वस्त्र और मसालों को इकट्ठा किया और वापस कहां निकल गया? पुर्तगाल निकल गया। अब पुर्तगाल पहुंचा। जब पुर्तगाल जाने के बाद इसने यहां के जो सामान लेके आया था, इस सामान को जब उसने बेचा तो इसको क्या हुआ? यहां पे लगभग 60 गुना यहां पे क्या हुआ था? मुनाफा इसने कमाया। अब जब कोई व्यापारी व्यापार करके सामान लेके जा रहा है और उसको लगभग 60 गुना तक मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे में क्या है, पूरे के पूरे यूरोप में एक तरह से हड़कंप मच गया। एक होड़ सी लगने लग गई कि किसी ना किसी तरह से भारत में पहुंचा जाए और वहां के बेशकीमती मसाले और कपड़ों को यूरोप के बाजारों में उतारा जाए, ठीक है ना। क्योंकि यूरोपीय व्यापार इस समय पूरी तरह से देखा जाए तो भारतीय व्यापार पर निर्भर कर रहा था। देखिए, व्यापार, किसी भी बाजार की मांग क्या होती है? जो वहां के उपभोक्ता की मांग होती है वही क्या रहती है? उस बाजार की मांग रहती है। अब यहां के बाजार में जो मांग थी वो किस चीज की थी? भारतीय कपड़े की मांग ज्यादा थी। ओके, तो ऐसे में क्या है कि इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाना शुरू किया। अब वास्को डी गामा भारत आ गया। इधर यूरोप में और कौन कौन सी कंट्रीज है हमें पता है। यहां पे ब्रिटेन है, ठीक है ना, इटली है, अन्य देश है। तो इनके अंदर भी होड़ मचेगी या नहीं कि भारत कैसे पहुंचा जाए। तो ऐसे में क्या है, एक पूरी की पूरी देखते ही देखते यूरोप के अंदर एक नई औद्योगिक क्रांति हो गई, एक नया बाजार खुल गया। और उस व्यापार का, उस बाजार का फायदा उठाने के लिए सबसे ज्यादा सामने कौन आए? यहाँ के पुर्तगाली लोग पहले सामने आए। अब देखिए, यहां पुर्तगाली एक बुनियादी गलती करें। बुनियादी गलती क्या करेंगे? मैं ब्रिटेन की तुलना में कंपैरिजन कर रहा हूं। ब्रिटेन के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, एक बार थोड़ा समय आगे ले चलता हूं आपको। ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी तो उसके अंदर क्या थी? 217 पार्टनर थे। उनमें एक कौन थी? रानी क्या थी? पार्टनर के रूप में थी, ठीक है ना। जबकि और सारा व्यापार कैसे चल रहा था? कंपनी के अधीन चल रहा था। जबकि पुर्तगालियों ने क्या किया कि यहां का सारा व्यापार किसके नियंत्रण में था? यहां के राजा के नियंत्रण में था। राजा के नियंत्रण में था। तो राजा ने क्या काम किया? वास्को डी गामा को अपने सामने बुलाया कि वास्को डी गामा जी, आप आइए। आपको भारत के लिए रास्ता ढूंढने के लिए कहा गया था।
आप मसाले लेके आए हैं, इससे साबित हो गया कि आप भारत को ढूंढ लिया है आपने। तो ऐसा करिए, आप अब हमारी पूरी सेना की टुकड़ी ले जाइए, पूरा एक व्यापारी दल ले जाइए, एक व्यापारी दल ले जाइए और साथ में क्या ले जाइए, सेना ले जाइए, और पूरे समुद्री बेड़े के साथ आप कहां पहुंचे, भारत पहुंचे। वहां जाइए और जाने के बाद क्या करिए, वहां पे अपनी फैक्ट्रीज लगाना शुरू करिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा मुनाफा कौन कमाए, हम कमाए। तो इसी एवज में क्या हुआ, वास्को डी गामा अपनी सेना तैयार करता है, अपने व्यापारिक दल तैयार करता है और अपनी जहाजें तैयार करता है और वापिस भारत के लिए निकल पड़ता है। कब? 1502 में। तो 1502 में दूसरी बड़ी घटना क्या घटी, वास्को डी गामा दोबारा कहां पहुंच गया, भारत पहुंच गया। ठीक है ना। तो देखिए, दो डेट हमें वास्को डी गामा से संबंध याद रखनी है। पहली बार वास्को डी गामा भारत कब आएगा, 17 मई 1498 में आएगा, और लगभग 4 साल बाद दोबारा कब, 1502 में वास्को डी गामा कहां पहुंचेगा, भारत पहुंचेगा। पर इन दोनों बार स्थितियां अलग होगी। अलग क्यों होगी? एक तो राजा जमोरिन के साथ इसकी थोड़ी सी अनबन हो गई थी, इनके बीच में क्या है, दूरियां बढ़ने लगी थी। दूसरी घटना क्या घट रही है कि ये इस बार पूरी सेना लेके आ रहा है, इसके पास साथ सेना भी है सुरक्षा के लिहाज से, ठीक है ना। और दूसरा यहां पे क्या है, व्यापारिक पूरा दल है, और नियंत्रण में किसके चल रहा है, ये पुर्तगाली राजा के नियंत्रण में चल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, वास्को डी गामा दोबारा भारत पहुंच जाता है। अब बात करते हैं कि ये यहां आके भारत की स्थिति क्या देखता है, ठीक है ना, क्योंकि इस वक्त के भारत को थोड़ा सा समझना जरूरी है। हालांकि वास्को डी गामा जब पहली बार भारत आया था तो ये यहां की स्थितियां समझ गया था, क्योंकि अचानक से न तो कहीं सेना लेके जाया जा सकता है और न ही कहीं पे कोई सीधी जाके फैक्ट्री स्थापित की जा सकती है, ठीक है ना। देखिए, अगर ये बीच वाला भाग मैं हिंदुकुश पर्वत का मान लूं, किसका, हिंदकुश, हिंदकुश पर्वतमाला मान लूं, तो पुर्तगाली आरंभ में कहां आ रहे हैं, सारे सारे कहां आ रहे हैं, इस नीचे वाले क्षेत्रों में, यहां पे ये जो नीचे का क्षेत्र रह रहा है सारे यहां आ रहे हैं, केरल, गोवा, इन क्षेत्रों में। और ऊपर वाली साइड कौन राज कर रहा है, मुगल वंश चल रहा है। कौन चल रहा है, मुगल वंश भारत में, मुगल डायनेस्टी राज कर रही है। कब, जब आगे आगे जैसे इनका प्रक्रिया बढ़ी। हालांकि जब 1498 में आएगा, इस वक्त तो यहां पे मुगल नहीं है, इस वक्त यहां पे कोई मुगल नहीं है, पर यहां पे जो दूसरे वंश आगे आगे जैसे जाएंगे, जैसे 1526 तक पहुंचेंगे, क्योंकि आते ही ये नहीं है कि आज चलो भारत में वास्को डी गामा आए 1502 में और आते ही सीधा क्या कर दिया, अभी चलो पूरे भारत में अचानक से फैल जाते हैं, नहीं। जब ये ऊपर वाले उत्तरी भारत में फैलना आरंभ किया, तब उन्होंने क्या देखा कि यहां कौन सा वंश आ चुका था, मुगल वंश आ चुका था। इससे पहले यहां कौन सा वंश था, लोधी वंश था। अब लोधी वंश भी क्या था, ताकतवर वंश था, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, ऊपर वाली साइड में लोधी वंश था जब आरंभिक काल में, और आगे यहां पे क्या देखने को मिला, इनको मुगल वंश देखने को मिला। इन्हें बाबर भी देखा, हुमायूं भी देखा, अकबर को भी देखा, और खास करके जहांगीर को देखा, क्योंकि अकबर और जहांगीर के साथ इनके हम रिलेशन देखेंगे, हुमायूं के साथ पुर्तगालियों के रिलेशन भी देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ऊपर वाली साइड में क्या है, भारत की स्थिति मजबूत है। नीचे वाली साइड में इन्होंने क्या देखा कि यहां जो राजवंश है, यहां जो राजवंश राज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पहले कौन थे, जो विजयनगर साम्राज्य था,
खंडित हो चुका था। यहां के जो राजा थे ये क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुके थे। पहले यहां क्या हुआ करता था, एक छत्र राज हुआ करता था। एक छत्र राज का मतलब एक ही राजा राज करता था, जिस वजह से नीचे वाला भाग भी क्या है, ऊपर वाले भाग की तरह एक शक्ति के रूप में उभरा हुआ था। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया नीचे वाला क्षेत्र क्या होता गया, कमजोर होता गया। राजा जमोरिन जैसे राजा आते गए, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, जब ये वास्को डी गामा दोबारा यहां पहुंचे, इनके पास सेना तो थी, और उस वक्त की भारत के अंदर बात करें, देखिए चाहे ऊपर मुगल लोधी कितने मजबूत रहे हो, ठीक है ना, चाहे तुगलक कितने मजबूत रहे हो, खिलजी कितने मजबूत रहे हो, पर इनके पास क्या है, जल सेना नहीं थी। यानी कि पुर्तगालियों से पानी में ये मुकाबला नहीं कर सकते थे कोई भी, जबकि इनके पास क्या थी, अच्छी जल सेना थी, अच्छे इनके पास सेनापति हुआ करते थे, ठीक है ना। देखिए एक चीज के बीच में अंतर समझाता हूं आपको। अंतर क्या समझते हैं, एक तरफ हम राजाओं की सेना को ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम क्या है, पुर्तगाली और ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की बात कर रहे हैं, यूरोपियन की बात कर रहे हैं। भारतीय जो सेना थी ना, जरूर ये ज्यादा हुआ करते थे, पर इनका कभी भी इतना अच्छा प्रशिक्षण नहीं हुआ था। मतलब आज जैसे हम देखते हैं कि अच्छी खासी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद सेना में लिया जाता है, यानी उन्हें लड़ने की जो कला है वो सिखाई जाती है। तो भारतीय राजाओं के संदर्भ में ये बात नहीं लागू होती थी, जबकि ये जो यूरोपियन आ रहे थे इनकी सेना क्या होती थी, पहले से ही प्रशिक्षित होते थे, ठीक है ना। इनकी क्या होती थी, मंथली जो सैलरी होती है, इनको जो तनख्वाह दी जानी होती है, ये तनख्वाह या सैलरी इनको क्या है, एक फिक्स टाइम पे राजा नहीं देता था, जबकि ये लोग क्या होते थे, मंथली सैलरी पे होते थे, ठीक है ना। तो ऐसे में अच्छी प्रशिक्षण होना, टाइम पे उनको सैलरी मिलना, और इनके जो सेनापति होते थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे और युद्ध संबंधी जो क्रियाएं होती है उनमें माहिर हुआ करते थे। तो इस नजर से देख ले, या हम जो लड़ने का सामान होता है, अब इनकी बात करें तो इनके पास क्या होते थे, तीर होते थे, तलवार होती थी भारतीयों के पास, जबकि ये क्या है, तो बंदूकें इनका प्रयोग किया करते थे। तो हर नजर से देखा जाए तो उनकी सेना तो एक अच्छी खासी सेना थी, ठीक है ना। तो इनको जब ये भारत पे आए तो इनको इस चीज का बड़ा फायदा मिला। फायदा क्या मिला कि एक तो भारतीय लोग विदेशियों का स्वागत किया करते हैं, अतिथि देवो भव। दूसरा, कोई बड़ा राजवंश यहां पे नहीं, छोटी छोटी डायनेस्टियों में बंट चुका है भारत। और तीसरी, इनको जो इनका पॉजिटिव पॉइंट रहा वो इनका क्या रहा, अच्छी सेना या अच्छी सेना का प्रशिक्षण। तो आए भारत में, और भारत में आने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, अपना व्यापार करना शुरू कर दिया। इसी एवज में इन्होंने क्या काम किया, 1503, कब, 1503 कोचिन में इन्होंने क्या किया, अपना पहला व्यापारिक कोठी, कौन सी, व्यापारिक कोठी की क्या कर दी, इन्होंने स्थापना कर दी। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की, तो कहां की थी, 1503, स्थान कौन सा रहने वाला है, कोचिन रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि व्यापार करने के लिए एक व्यापारिक कोठी, एक फैक्ट्रीज, एक इंडस्ट्री का होना बड़ा जरूरी है। एक प्रॉपर स्थान होना चाहिए जहां से वो अपने व्यापार को क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। तो इसी एवज में इन्होंने क्या काम किया, कोचिन के अंदर अपनी व्यापारिक कोठी क्या कर दी, स्थापित कर दी, ठीक है ना। फिर इनके दूसरी व्यापारिक कोठी की बात कर लेते हैं, कब, 1505 में। कब खोलेंगे दूसरी व्यापारिक कोठी, 1505 में। कहां पे, कन्नूर में। कहां खोली थी दूसरी व्यापारिक कोठी, कन्नूर में। देखिए
कम से कम पहली 2 व्यापारिक कोठियां आपको जरूर याद होनी चाहिए। पहली व्यापारिक कोठी कौन सी रहने वाली है? कोचीन रहने वाली है। और दूसरी व्यापारिक कोठी कौन सी रहने वाली है? कन्नूर इनकी दूसरी व्यापारिक कोठी रहने वाली। तो इन्होंने क्या कर दिया, मुख्य रूप से 2 व्यापारिक कोठियां यहां पे स्थापित कर दी। अब व्यापारिक कोठियां खुलने के बाद क्या होने लगा, सीधा व्यापार इनका होने लगा। ठीक है ना। अब इनके व्यापार के ऊपर कोई रोक टोक नहीं रही। तो इसी एवज में इन्होंने क्या काम कर दिया, जब ये व्यापार को बढ़ाएंगे तो 1505 में अपने एक वायसराय अल्मेडा, कौन है? अल्मेडा, इनको क्या है, वायसराय बना के भारत भेज देंगे कि जाइए और आप जितनी भी पुर्तगाली गतिविधियां हैं उन गतिविधियों को आप क्या करिए, नियंत्रित करिए। तो ये वायसराय जो है ये भी इनके क्या है, बड़े इंपॉर्टेंट है। अनेक एग्जाम में इनके वायसराय के बारे में पूछा हुआ है। क्या बात साथियों, शेयर नहीं कर रहे? जल्दी शेयर करिए, ठीक है ना। जितना शेयर करेंगे उतना जोश मेरा बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। ताकि कोशिश करेंगे कि 20 लेक्चर के अंदर सारी मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि अभी एचपीएससी सर पे है और एचपीएससी सिलेक्शन में रामबाण का जो काम करेगा, हमारे ये लेक्चर रामबाण का काम करने वाले हैं और कोई भी क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं जाने वाला। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूं उतनी मेहनत आप भी करिए और साथ में शेयर करना न भूलिए। तो अल्मेडा क्या है, इनकी पहले वायसराय बन के भारत में आए, ठीक है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब देखिए, चलो बना दिया इन्होंने अपना वायसराय। अब वायसराय करेगा क्या? अब वायसराय के सर पे इनके राजा ने एक जिम्मेवारी और डाल दी। राजा ने जिम्मेवारी क्या डाल दी कि आप जाइए और धर्म का भी प्रचार करिए। साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? भारत में जाना पड़ेगा और भारत में जाने के बाद धर्म का प्रचार करना पड़ेगा। किस धर्म का? ईसाई धर्म का। देखिए, स्टार्टिंग फेज में देखा जाए तो इस्लामिक या मुसलमानों से इनकी काफी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है, क्योंकि इनका जो व्यापार आरंभ में चौपट हो रहा था उसका कारण यही था। तो ये क्या है, इस नीचे वाले सारे क्षेत्र से मुसलमानों को खदेड़ना चाहते हैं और यहां पे ईसाई धर्म का प्रचार चाहते हैं। जबकि ऊपर जैसे जैसे लोधी वंश के बाद मुगल वंश आएगा 1526 के बाद, कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। उसके बाद तो स्थिति बदल जाएगी, मुगलों के साथ इनके अच्छे रिलेशन हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि समय के साथ रणनीतियां बदली जाती है और बदलनी पड़ती है, ठीक है ना। तो चलिए, अल्मेडा को बना दिया गया। अल्मेडा क्या करने लगा? धर्म प्रचार को बढ़ावा देने लगा और भारत के अंदर व्यापार को भी बढ़ाने लगा। भारत से अलग अलग क्षेत्रों में जाते, वहां से सूती वस्त्र मसाले इकट्ठे करते, कोचीन में लेके आते और कोचीन से क्या काम करते? पुर्तगाल भेज दिया करते। तो इस तरह से क्या होने लगा? इनका मुनाफा बढ़ने लगा, ठीक है ना। क्योंकि अब तक कोई दूसरी कंपनी नहीं आई थी। हमें पता है 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी, ठीक है ना। दिसंबर 1600 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। उससे पहले तक व्यापार के अंदर यूरोपीय क्षेत्रों की बात करूं तो एकाधिकार किसका रहेगा? पूर्ण रूप से यहां पे पुर्तगालियों का रहेगा। अब बात कर लेता हूं इनके दूसरे वायसराय की, कि इनका दूसरा वायसराय कौन आएगा। देखिए, ये वायसराय इनके क्या हैं? कानूनन अधिकारी है, मतलब इनको कानूनी नजर से भारत भेजा जाता है और जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है या इनके कार्य से संतुष्टि नहीं होती तो इनको क्या कर लेते हैं? वापस बुला लिया जाता है। तो इसी एवज में क्या होता है? 1509 में क्या होता है? अल्बुकर्क, कौन है? अल्बुकर्क, इनको क्या बनाया जाता है? सेकंड गवर्नर बना के भारत में
भेज दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या आ रहे हैं, भारत के दूसरे वायसराय बन के भारत के अंदर आ रहे हैं। तो भारत में आने के बाद ये क्या काम करेंगे, अपने व्यापारिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे। ओके, तो 1509 में क्या हुआ, अल्बुकर्क, कौन है, अल्बुकर्क क्या हुआ, नया वायसराय, वायसराय बन के क्या है, भारत में आया। अब जब नया वायसराय भारत में आएगा तो वो नई तरह की नीतियां लेके आएगा, क्योंकि पीछे जो बुनियादी गलतियां अल्मेडा कर चुका था उन गलतियों को ये नहीं दोहराना चाहता था। गलतियों की जैसे बात करूं तो इन्होंने क्या है, भारतीय व्यापारियों के ऊपर, खास करके पहले वाले अल्मेडा की बात करते हैं, वो इतनी ज्यादा रोक लगाने में कामयाब नहीं हो पाया। जितना ज्यादा व्यापार पुर्तगाली राजा भारत से चाहता था उस तरह के व्यापार को नहीं बढ़ा पाया। ठीक है ना, तो इसी एवज में क्या हुआ, 1509 में सेकंड जो इनका वायसराय था अल्बुकर्क को भारत भेज दिया गया। अब देखिए, जब ये आएंगे तो अनेक तरह के राजनीतिक परिवर्तन भारत में आएंगे और अनेक तरह के धार्मिक भी आएंगे। देखिए, धार्मिक भी आएंगे, राजनीतिक परिवर्तन भी यहां देखने को मिलेंगे और आर्थिक परिवर्तन आना तो संभाविक बात है, क्योंकि सारी व्यापारिक गतिविधियां घट रही। ठीक है ना, जैसे अल्बुकर्क के उपलब्धियों की बात करूं तो 1510 में इन्होंने क्या किया, गोवा पे अपना अधिकार कर लिया। मतलब गोवा को क्या है, पूर्ण रूप से जीत लिया। और एक बात याद रखना साथियों, गोवा पुर्तगालियों के लिए अहम स्थान रखता है, क्योंकि जब 1510 में ये इसके ऊपर अधिकार कर लेंगे तो आजादी के बाद तक गोवा इनके अधीन रहेगा। ठीक है ना, जब तक कि 1962 के अंदर इनको अपोलो मिशन चला के भारत से बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक पुर्तगाली कहां रहेंगे, गोवा में रहने वाले। आज आप गोवा चले जाइए, आपको पुर्तगालियों की झलक देखने को मिल जाएगी। यहां के कल्चर में, यहां के चर्च, यहां का सिस्टम, बहुत सारी चीजें आज भी पुर्तगालियों की देन है। आज भी उसी भाषा का, उसी पहनावे का, उसी कल्चर का आज भी यहां पे प्रयोग होता। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया, 1510 में क्या है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीतने का इन्होंने काम कर लिया। इसके अलावा इनको जिस बड़े काम के लिए जाना जाता है वो है इनके कार्यशैली में शांत जल की नीति। कौन सी, शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए, ये क्या है, भारत में शांत जल की नीति लेके आए या ब्लू वाटर पॉलिसी लेके आए। अब देखना जरूरी हो जाता है कि ये ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति थी क्या। देखिए, शांत जल की नीति के अनुरूप इन्होंने क्या काम किया, जो समुद्री रास्ता था, जो समुद्री रास्ता था, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया, अपना अधिकार कर लिया। ये क्या काम करते थे, देखिए, पुर्तगालियों की जल सेना बहुत अच्छी थी। इन्होंने समुद्र के अंदर अपने नाविकों को छोड़ दिया। जब भी कोई भारतीय व्यापारी क्या काम करता था, व्यापार के लिए समुद्र में जाता था, तो वो लोग इनको क्या कर लेते थे, लूट लिया करते थे। लूटपाट इनके साथ होने लगे। जब ये लूटपाट की घटना इनके साथ बढ़ने लगी तो ये भारतीय व्यापारी किसके पास आएंगे, वायसराय के पास, कि समुद्र में हमारे साथ क्या हो रही है, लूटपाट हो रही है, लोगों को मारा जा रहा है, हमें व्यापार नहीं करने दिया जा रहा। तो ऐसे में क्या होता था, इन्होंने पॉलिसी निकाली कि आप क्या काम करिए, एक समुद्री कर दे दीजिए, टैक्स दे दीजिए, हम उसके बाद आपको एक पत्र जारी करेंगे और इस पत्र के बाद आपको समुद्र में कोई नहीं लूट पाएगा। जब भी कोई आए आप ये पत्र उनको दिखा देना। ठीक है ना, तो ऐसे में क्या है, जो भारतीय व्यापारी थी उनके अंदर इस पत्र को हासिल करने की एक तरह की होड़ सी लग गई।
ठीक है ना, लोग ये पत्थर हासिल करना चाहते थे। और ऐसा करते करते क्या है, समुद्री रास्तों के ऊपर यूरोपियों का पूर्ण रूप से अधिकार हो गया। जिसको ये व्यापार की आज्ञा देते थे वही लोग व्यापार करते थे, बाकी लोग इनकी मर्जी के बगैर व्यापार नहीं कर सकते थे। तो इसी समुद्र के ऊपर इस रूप में कब्जा करना इनका क्या कहलाता था, शांत जल की नीति कहलाता था। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। शांत जल की नीति या ब्लू वाटर पॉलिसी किससे संबंधित है, किसने चलाई थी, क्या ये नीति थी, तीनों चीज आपको माइंड में रखना है, ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा इन्होंने भारत में आके क्या किया, इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारतीय वस्तुओं को तो ये आयात निर्यात करते थे, इसके अलावा क्या काम करते थे, भारत के अंदर ये तंबाकू का क्या करने लगे, ये उत्पादन करने लगे। अब देखिए, ये जो पुर्तगाली लोग थे तंबाकू खाने के बड़े शौकीन थे, तंबाकू इनको बड़े अजीज थे। तो भारत में ये अपने साथ क्या ले आए, तंबाकू ले आए। अब तंबाकू उगानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि रोजाना पुर्तगाल से तंबाकू नहीं मंगाई जा सकती। और जब धीरे धीरे भारतीयों को इस चीज का पता चला तो इनको लगा यार ये तो बड़ी काम की चीज है, ठीक है ना। आप बात कर लीजिए हरियाणा के एवज में। अब हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में तो शायद ही कोई ऐसा होगा गांव जो इस चीज से अछूता होगा, ठीक है ना। तो तंबाकू का जो उत्पादन है भारत में वो किसकी देन माना जाता है, पुर्तगालियों की माना जाता है, ठीक है ना। अब मानिए अगर पुर्तगाली नहीं आए होते तो उन बुड्ढों की महफिल का क्या होता जो शाम को हर गांव में हर चौराहे पे सजती है, ठीक है ना, एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा क्या है, काजू को भी भारत में कौन लेके आए थे, यही पुर्तगाली लेके आए थे, और भारत में क्या है, काजू की पैदावार करने लगे थे। इसके अलावा जो प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग प्रेस होती है, इसका प्रचलन भी भारत में किसने किया था, पुर्तगालियों ने किया था। देखिए ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, काजू, प्रिंटिंग प्रेस, तंबाकू, ओके। इसके अलावा आधुनिक तरीके से आभूषण बनाने का काम क्या। अब देखिए भारत में बात हो राजा महाराजा रजवाड़े जहां रहते हो वहां पे आभूषणों का एक अहम स्थान होगा, ठीक है ना। भारतीय नारी का आभूषणों के बगैर श्रृंगार अधूरा है। यूरोप में तो इतना नहीं पहना जाता, पर भारत के एवज में बात करें तो आभूषण बहुत पहने जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे में इन्होंने क्या है, देखिए आभूषण तो भारत में बहुत पहले से बनते आ रहे हैं। चाहे आप सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लो, इस समय भी आभूषण बनते थे, आज भी आभूषण खुदाई के दौरान मिले हैं, पर मशीनों से और आधुनिक ढंग से बनाने का काम किसने शुरू किया था, इन्होंने किया था। तो ये कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इन लोगों ने भारतीयों को दी थी, और भारत में आज भी इन चीजों का प्रचलन तो हुआ, पर इनको बहुत उच्च स्तर तक इनको बढ़ावा देने का काम भी हुआ, ठीक है ना। इसके अलावा भारत में इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ बुनियादी गलतियां भी की। अब अल्बुकर्क के समय में क्या हुआ, इन्होंने एक स्कीम निकाली। इन्होंने कहा क्यों न भारतीयों के साथ पारिवारिक संबंध स्थापित कर लिए जाए। पारिवारिक संबंध का मतलब आप इनके साथ मैरिज रिलेशन स्थापित कर लीजिए, क्योंकि अगर भारतीय किसी मेहमान का इतना स्वागत कर सकते हैं तो जिनके साथ इनके पारिवारिक संबंध स्थापित हो जाएंगे उसका तो ये कभी ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे, कभी विरोध नहीं करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने क्या स्कीम निकाली थी कि भारत में जो खास करके विधवा है इनसे क्या करिए, आप पुर्तगालियों को कहा इनसे आप विवाह कर लीजिए, शादी कर लीजिए। अब देखिए यहां ये मार खा गए थोड़ी सी। कारण क्या है, भारत में विधवा विवाह उस वक्त क्या था, खास करके हिंदुओं में। हमें पता है भारत में तो सती प्रथा जैसी चीजें थी। तो एक विधवा के विवाह की बात सुनकर उस समय कैसा लगता होगा लोगों, आप सोच लीजिए, ठीक है ना।
दूसरी तरफ क्या है, हिंदुत्व में बात करें तो जात पात का बहुत बोलबाला होता है था उस वक्त। आज स्थितियां जैसे से शिक्षा का बढ़ावा मिला है, आज स्थितियां बहुत सुधर गई है। शायद आने वाले समय में भारत का सौभाग्य होगा कि ये चीजें पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, पर उस वक्त इनका बहुत बोलबाला था। तो ऐसे में अगर कोई एक अंग्रेज आके ये बात कहेगा तो भी इनको आहत तो लगेगा, ठीक है ना। दूसरी तरफ जो इस्लाम था या जो मुसलमान भाई थे, उनके क्या हो गए, विरुद्ध हो गए। अब भारत में दो कम्युनिटी तो है मुख्य रूप से उस वक्त, हिंदू है, उनके धर्म के विपरीत इन्होंने कार्य करना शुरू कर दिया, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या काम कर दिया, मुसलमानों से भी बैर ले लिया। तो भारत में दो तरह के मुख्य रूप से राजवंश है, उन्हीं से आप लोहा ले रहे हैं, तो ये तो भारत में पतन का संकेत है, ठीक है ना। देखिए भारतीय लोगों की खास बात क्या है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे अन्य धर्म से, भारतीय लोगों में धार्मिक भावना बड़ी प्रबल होती है। वो लोग तब तक किसी का विरोध नहीं करते जब तक उनके धर्म के विरुद्ध न चला जाए, और जब बात इनके धर्म पे आ जाती है तो ये लोग सीधे रूप से उसके क्या हो जाते हैं, एंटी हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या काम किया, यही गलती तो दोहराई, ठीक है ना। इन्होंने दोनों धर्मों के लोगों से बैर करना शुरू कर दिया, दोनों धर्मों के लोग इनके विरुद्ध हो गए, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये घटनाएं इन्होंने घटवाई। इसके अलावा क्या काम कर दिया, इन्होंने 1511 में मलाया जो द्वीप था, कौन सा, मलाया जो द्वीप है, इसके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था, कब्जा कर लिया था। ओके, 1515 में इन्हीं के शासनकाल में फारस की जो खाड़ी है, खाड़ी वाले क्षेत्रों के अंदर इन्होंने दखल देना स्टार्ट कर लिया, और जो इसके अंदर हरमुज है, हरमुज नाम की जो स्थान है, इसके ऊपर क्या कर लिया था, इन्होंने अधिकार कर लिया था। देखिए भारत के अंदर स्टार्टिंग फेज इनका देखा जाए तो इन्होंने काफी ज्यादा कब्जे भी किए, क्योंकि भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, चाहे वो खाड़ी क्षेत्रों की बात हो, चाहे वो गोवा की बात हो, ठीक है ना। इनके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। परंतु इसके साथ साथ इन्होंने कुछ बुनियादी गलतियां भी कर ली कि इन्होंने क्या कर लिया, जिस स्थान पे रहे वहीं लोगों से इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने बैर करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने खुद कुल्हाड़ी मार ली धार्मिक गतिविधि में इन्वॉल्व होके। ओके, इसके बाद क्या हुआ, 1529, कब, 1529 निन्नो डी कुन्ना का नाम आता है, किसका, निन्नो डी कुन्हा। ये क्या है, इनके तीसरे वाइसराय बन के भारत आएंगे। मुख्य रूप से इनके तीन ही वाइसराय हम देखते हैं, कौन कौन से, अल्मेडा को देखते हैं पहला 1505 में, 1509 का जब समय आता है अल्बुकरक को देखते हैं, और 1529 का जब समय आता है निन्नो डी कुन्ना को देखते हैं। तो ये मुख्य रूप से तीन वाइसराय हैं इनके, जिनको आपको याद रखना बड़ा जरूरी है। और इनके जो मुख्य रूप से इन्होंने जो कार्य किया भारत के अंदर, चाहे तंबाकू का प्रचलन हो, चाहे काजू का हो, चाहे प्रिंटिंग प्रेस का हो, चाहे आभूषणों का हो, ये इनका याद रखना है। इनकी जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या बात बोलती है, उसको याद रखना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो इन चीजों को समझे बगैर हम क्या है, पुर्तगालियों को नहीं समझ सकते, ठीक है ना। जब 1530 में, और सॉरी 29 में निन्नो डी कुन्ना नए वाइसराय इनके बने, तो इन्होंने क्या काम किया, 1530 में अगले ही साल गोवा को क्या बना दी, अपनी राजधानी बना दी। क्या बना दी, अपनी राजधानी। तो गोवा इनकी राजधानी कब बना था, 1530 में इनकी राजधानी बन गया था। ओके, और 1535 में जो दमन और द्वीप में जो द्वीप है उसके ऊपर इन्होंने क्या कर लिया था, अपना अधिकार कर लिया था। देखिए आरंभिक फेज में इनका जो विस्तार था वो काफी ज्यादा रहा था, ठीक है ना।
पर उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये डचों से बैर ले लेंगे, क्योंकि इस समय के बाद जैसे जैसे समय आगे बीतता जाएगा हमें पता है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आएगी, डच भी आएंगे और फ्रेंच भी आएंगे, फ्रांसीसी भी आएंगे। तो जैसे जैसे ये लोग भारत में आएंगे, भारत में आने के बाद इनकी शक्ति क्या होने लगेगी, कमजोर होने लगेगी। क्योंकि कमजोरी का कारण क्या था, कारण यह था कि भारतीय जनता भी इनके विरोध में थी और जो विदेशी व्यापारी आ रहे थे वो भारतीय राजाओं को क्या दे रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे। हालांकि मुगल काल की बात करूं, थोड़ा सा नजर मुगल काल पे भी डाल लेते हम। यदि मैं मुगल काल या मुगल डायनेस्टी पे बात करूं तो मुगलों के साथ आरंभिक फेज में इतने अच्छे रिश्ते नहीं रहते, पर एक समय ऐसा आता है जब पुर्तगालियों के जहांगीर जैसे राजाओं के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित हो जाते। इसके समय जहांगीर, देखिए जहांगीर के बारे में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जहांगीर क्या था, ये भी तंबाकू का बड़ा शौकीन था। देखिए जब अंग्रेज जो राजदूत होते थे वो मुगलों के दरबार में व्यापारिक आज्ञा लेने आए थे, उस वक्त जहांगीर ने उनको आज्ञा देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो पुर्तगाली थे वो जहांगीर को तंबाकू ला के दिया करते थे। देखिए तंबाकू के बदले अंग्रेजों की परमिशन रुक गई थी, ये आलम था, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा देखा जाए तो ये 1580 के दशक में, कब? 1580, ये क्या है पुर्तगाली, ये स्पेन के साथ मिल गए थे। क्या हो गया था? स्पेन के साथ मिल गए थे। और जब स्पेन युद्ध हारा तो पुर्तगालियों की शक्ति भी क्या हो गई थी, यहां पे खत्म होनी शुरू हो गई थी। ओके, तो ये एक बड़ा कारण है कि 1580 के अंदर और 1588 के अंदर ये दो युद्ध मुख्य रूप से याद रखने हैं। ये स्पेन के युद्ध थे और ये स्पेन के युद्ध में साथ कौन थे? पुर्तगाली थे। और पुर्तगालियों की शक्ति भी यहां पे क्या हो गई थी, खत्म होनी शुरू हो गई। देखिए स्टार्टिंग फेज में इन्होंने अपनी शक्ति को काफी बढ़ाया, परंतु धीरे धीरे भारत में क्या है, पुर्तगालियों की शक्ति क्या होने लग गई थी, खत्म होने लग गई थी। तो अब अंतिम जो नजर है वो इस पे डाल लेते हैं कि पुर्तगाली भारत में खत्म क्यों हो गई। क्योंकि जिस ताकत के साथ, जिस रफ्तार के साथ ये भारत में आए थे और आने के बाद जिस तरह की इन्होंने नीतियां निकाली थी, उसके बाद इनका पतन क्यों हुआ ये जानना बड़ा जरूरी है, ठीक है ना। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर स्टेबल हो रही तो वो इतनी आसानी से तो नहीं पतन की तरफ जाएगी। तो हम देखेंगे इनका पतन क्यों हुआ और क्या कारण है कि अंत में यही लोग महज एक गोवा के ऊपर सिमट के रह गए थे। तो कारण की बात करें इनके पतन की, तो सबसे पहला कारण तो हम यही देंगे कि 1580 में और 1588 में जो स्पेन के युद्ध हुए थे, उन स्पेन के युद्ध में साथ कौन थे? पुर्तगाली थे। और ये युद्ध कौन हारे थे? स्पेन हार गया था। और हारने के कारण क्या है, पुर्तगाली भी इस युद्ध को हार गए थे और पुर्तगालियों की शक्ति क्या होने लग गई थी, कमजोर हो गई थी। दूसरा कारण क्या है कि पुर्तगालियों ने भारतीय जो राजा है, कौन है? भारतीय जो राजा है, इनके अंदरूनी जो मामले हैं, अंदर के जो मामले हैं, उनके अंदर इन्होंने क्या कर दिया था? दखल अंदाजी देना शुरू कर दिया था। अब किसी भी राजा के काम में जाके आप टांग अड़ाएंगे तो क्या वो राजा बर्दाश्त करने वाला है? बिल्कुल नहीं करने वाला। तो ये क्या है, एक पतन की निशानी है। अगला कारण क्या था? इन्होंने भारतीय जो व्यापारी थे, इन व्यापारियों के व्यापार पे क्या लगानी स्टार्ट कर दी थी? रोक लगानी शुरू कर दी थी। तो इस वजह से इनका पतन क्या होना था? संभावित था। इसके अलावा क्या था? इनकी जो धार्मिक नीतियां रही, इनकी जो धार्मिक नीति थी वो दोनों धर्मों के विरुद्ध रही, हिंदू धर्म के विरुद्ध भी रही और इस्लाम के विरुद्ध भी रही। तो ऐसे में क्या है, दुविधाएं खड़ी होना संभाविक बात थी। खास करके इनकी जो विधवा विवाह की स्कीम थी,
विधवा विवाह की जो इन्होंने स्कीम निकाली थी वो इनके काफी ज्यादा विरोध में जाती हुई नजर आई थी। इसके अलावा यहां का जो व्यवस्था थी, जिस तरह की व्यवस्था इन्होंने पैदा की थी वो एक निरंकुश टाइप की थी। मतलब इनके ऊपर किसी तरह का कोई रोक नहीं था। रोक न होने के कारण भी क्या है, इनको काफी ज्यादा नुकसान होने लगा। यहां की जो कंपनी थी, यहां की जो कंपनी थी ये राजा के अधीन थी। तो जब कंपनी के अंदरूनी मामले बिगड़ने लगे तो राजा ने क्या काम किया, ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दी, जिस वजह से भी इनका क्या होने लगा, पतन होने लगा। जब इनके संघर्ष होने लगे किसके साथ, अंग्रेजों के साथ, डचों के साथ खास करके, और फिर फ्रेंच लोगों के साथ, तो जब ये इन विदेशी कंपनियों के साथ इनके संघर्ष शुरू हुए तो उस काल में पुर्तगाली राजा ने इनको किसी तरह का कोई सहयोग नहीं दिया। तो यह भी एक बड़ा कारण रहा कि ये लोग खत्म होने की कगार पे आ गए। आठवां कारण क्या रहा, उस समय तक ब्राजील की खोज हो चुकी थी। किसकी, ब्राजील। ब्राजील की खोज होने की वजह से पुर्तगालियों को क्या है, एक नए व्यापारिक केंद्र के रूप में मिल गया था, जिसकी वजह से क्या है, पुर्तगालियों ने भारत से अपने ध्यान को हटा लिया और सारा ध्यान कहां लगा दिया था, ब्राजील की तरफ लगा दिया था, क्योंकि यहां कंपटीशन बढ़ने लगा था। ठीक है ना। यहां के राजा की जो कठोर नीतियां थी, देखिए पुर्तगालियों का राजा क्या करता था, इनके लिए पॉलिसीज बनाता था, नियम बनाता था। तो ये कठोर नियमों की वजह से भी क्या हुआ था, पुर्तगाली लोग भारत में क्या होने लगे थे, खत्म होने लगे थे। और यही कारण है कि धीरे धीरे पुर्तगाली लोग क्या है, भारत में से अपने क्षेत्रों को खोने लगे थे। उदाहरण स्वरूप 1612 में, किस समय, 1612 में सूरत, जिसके ऊपर सबसे पहले आके पुर्तगालियों ने कब्जा जहां पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, जहां इनकी व्यापारिक कोठी थी, यहां पे क्या काम किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना राज स्थापित कर लिया था। और राज स्थापित होने के बाद यहां पे क्या है, पुर्तगालियों की सेना पूर्ण रूप से फेल हो गई थी और ये अपनी सत्ता से हाथ खो बैठे। ओके, पर 1659 में श्रीलंका वाले क्षेत्र में, किसमें, श्रीलंका वाले क्षेत्र में पुर्तगालियों का अधिकार हुआ करता था। तो यह अधिकार भी क्या है, बहुत जल्दी पुर्तगालियों के हाथ से श्रीलंका भी चला गया था। और इससे पहले क्या है, 1612 के अंदर क्या है, सूरत को भी ये खो चुके थे। ठीक है ना। इसके अलावा 1596 की बात कर लेता हूं। डचों ने क्या काम किया था, पुर्तगालियों से युद्ध स्टार्ट हो गए थे और दक्षिण पूर्व एशिया से, कहां से, दक्षिण पूर्व एशिया जो क्षेत्र है, इस एशिया क्षेत्र से क्या काम किया था, पुर्तगालियों को बाहर कर दिया था। तो इस तरह से देखा जाए तो ये पुर्तगाली लोग बहुत जल्द भारत में आए भी, और आने के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्रियों को बढ़ाया भी, पर देखते ही देखते इन्होंने अनेक बुनियादी गलतियां की और इनके पतन के कुछ एक कारण रहे, जिनकी वजह से एक बहुत विस्तृत कंपनी भारत के अंदर क्या हो गई, फेल हो गई और इनका पतन होना शुरू हो गया। ठीक है ना। हालांकि कई राजाओं ने इनको सपोर्ट भी किया था आरंभिक फेज में। यहां तक कि अकबर की बात कर लें तो अकबर जैसा राजा भी इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है ना। इसकी जहांगीर भी इनको सपोर्ट करता है, परंतु एक लंबे समय तक इनको सपोर्ट नहीं कर पाता और न ही इनको किसी तरह की ज्यादा कोई सैन्य सहायता दे पाता। हालांकि वित्तीय की बात करें तो इनको चर्च बनाने की आज्ञा भी मुगलों ने प्रदान की थी कि आप चर्च बनाए रख सकते हैं। कहां पे, लाहौर वाले क्षेत्रों में। देखिए लाहौर में चर्च बनाए रखने की आज्ञा किसने दी थी, मुगलों ने दी थी। ठीक है ना। इसके अलावा इनको व्यापारिक स्थान भी प्रदान किए थे मुगलों ने। हालांकि बाद में हम देखेंगे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी तो स्थितियां बदलने लगेगी।
ठीक है ना। 1616 के आसपास स्थितियां, 15 के आसपास अंग्रेजों की स्थिति क्या होने लगेगी, भारत में मजबूत होने लगेगी, और जो पुर्तगाली है इनकी शक्ति तो पूर्ण रूप से खत्म होने की कगार पे। और यही कारण है कि ये अपने इतने सारे युद्ध और बुनियादी गलतियां करने के बाद अंत में इन्होंने क्या काम किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो डच थे, उनसे यह समझौता किया कि आप ऐसा करिए कि हमें भारत का मात्र एक क्षेत्र दे दीजिए। ठीक है ना, मात्र कितना क्षेत्र दे दीजिए, एक क्षेत्र, और वो क्षेत्र कौन सा था इनके लिए, गोवा था। ठीक है ना, इसलिए गोवा के अंदर क्या है, इनका बेसिकली व्यापार चलता था, गोवा से व्यापार को किया भी, पर उतने बड़े स्तर पे व्यापार नहीं किया जितने स्तर पे इन्होंने आरंभिक काल में व्यापार किया। ठीक है ना, इनका व्यापार बिल्कुल सिमट के रह गया था, बुनियादी चीजों का ही व्यापार हुआ करता था। ओके, और इन्होंने भी कभी भी मुड़कर अंग्रेजों के साथ युद्ध या उनसे लोहा लेने का काम भी नहीं किया। और यही कारण है कि जब तक देश आजाद होगा 1947 में, 1947 तक ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन इनको कुछ नहीं कहने वाला, ये भारत में एज इट इज बने रहेंगे। ठीक है ना, और जब देश आजाद हो जाएगा, आजादी के बाद भी ये भारत में थे, अंत में क्या होगा, सैन्य कार्रवाई की जाएगी और सेना कार्रवाई के थ्रू इनको क्या किया जाएगा, भारत से बाहर किया जाएगा। तो ये बेसिकली आज का हमारा जो लेक्चर रहा वो किस चीज पे रहा, पुर्तगालियों पे रहा। आशा उम्मीद करूंगा इससे संबंधित आपके माइंड में या जहन में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा। हालांकि इनके कुछ युद्ध भी होंगे। युद्ध किससे होंगे, अंग्रेजों से होंगे, डचों से होंगे। इन युद्धों को हम क्या है, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, जब हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ेंगे, उस समय उन युद्धों को भी क्या करेंगे, विस्तार से जिक्र करेंगे। ठीक है ना, विश्वास रखिए साथियों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। आपका सिलेक्शन करवाना हमारी गारंटी है, पर हमारे साथ लगातार बने रहना यह आपका कार्य है। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और आप इसको लाइक, कमेंट और शेयर कर रहे होंगे और करते रहिए। तो बहुत जल्द आपको पार्ट नंबर 2 में मिलते हैं इसी के एवज में, और जिक्र करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का। देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस तरह से आ रही है, क्योंकि भारत की राजनीति और अर्थव्यवस्था को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करेगा वो कौन करने वाली है, ईस्ट इंडिया कंपनी करने वाली है। ठीक है ना, तो चलिए साथियों, इसी के साथ आज मैं आपसे अलविदा चाहूंगा। कल फिर इसी टाइम आपके साथ फिर मिलता हूं इसी के पार्ट 3 में, जिसके अंदर हम ईस्ट इंडिया कंपनी की जिक्र करेंगे और देखेंगे किस तरह से उन्होंने भारत में अपनी विस्तारवादी नीति को जन्म दिया, किस तरह से उन्होंने नई नई नीतियां भारत में लेके आई और किस तरह से उन्होंने देखते ही देखते पूरे भारत को निगल लिया। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।